हेलो बेटा, आप बातें बंद करो थोड़ी देर के लिए। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सतत विकास क्या होता है, ठीक है। तो सतत विकास क्या होता है, कोई एक मुझे बताओ जरा, सतत विकास क्या होता है, बताओ। सर, वर्तमान समय में संसाधनों का उपयोग करते हुए बर्बाद नहीं करना, जिससे आने वाली ये उनकी है। हाँ सही। और कोई? अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मतलब किसने दिया? सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ से आया, जरा बताओ। सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले कहाँ से आया? कल बताया था ना, बताओ। देख के नहीं बताना है, बगैर देख के बताओ। वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन 1987, और क्या नाम दिया गया? ब्रटलैंड रिपोर्ट, और उसका टाइटल क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है सामने आया, ठीक है। बात की थी हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिसको नाम दिया था अनसेड शॉर्ट फॉर्म में, और उसका पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुई थी, ठीक है। और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसे अर्थ चार्टर बोला गया। अर्थ चार्टर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक ऐसी वैश्विक सोसाइटी का गठन या उसका संगठन करना जो कि उचित हो और सतत विकास के अनुकूल, ठीक है। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आई थी एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सतत विकास से संबंधित है। और क्या है ये? सदस्य देशों पे आबाधिकर है, ठीक है, नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग ग्लोबल एक्शन प्लान टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आबाधिकर है, और किस लिए है? सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि जो आंसर है इसके आउटकम्स मतलब परिणाम क्या क्या थे। एजेंडा 21 सबसे पहला था। उसके बाद देखा था UNFCCC। ये क्या है बेटा? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका नाम है। फिर उसके बाद हमने देखा था UNCBD मतलब यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या देखा था? UNCCD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण की समस्या से लड़ने के लिए, निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई एक सभा या कॉन्फ्रेंस। हाँ, और UNCBD और CCD ये दोनों क्या है? सदस्य देशों पे बाध्यकर हैं, लीगली बाइंडिंग है, ठीक है बेटा। तो UNCBD और CCD क्या है? सदस्य देशों पे बाध्यकर है, और इन दोनों ही सम्मेलनों का, या यूं कहो कि इन दोनों ही का भारत क्या है? सदस्य है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी फॉरेस्ट प्रिंसिपल की। तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल एक नॉन लीगली क्या होते हैं? दस्तावेज होते हैं जो कि क्या बताते हैं कि वनों का संरक्षण और उनका सतत विकास किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बारे में बात थी। फिर हमने देखा था कि UNCCD क्या होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण से लड़ने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ, उसके बारे में बात की, ठीक है। तो ये कब अडॉप्ट किया गया था? सबसे पहले बताओ। पहले तो ये लीगली बाइंडिंग है, पहला पॉइंट क्या था? लीगली बाइंडिंग है इसमें। फिर उसके बाद कब अडॉप्ट किया गया था? 1994 में, ठीक है। इफेक्टिव कब हुआ, मतलब प्रभाव में कब आया? 1996 में आया। भारत ने रेटिफाइड कब किया था? दिसंबर 1996 में, ठीक है बेटा। और इसका हेडक्वार्टर, ये सचिवालय कहाँ था? बॉन, जर्मनी का एक शहर है बॉन, तो वहाँ इसका सचिवालय है, ठीक है। फिर इसके बाद देखा था कि इसने एक प्रतिबद्धता जारी की थी जो कि 2018 से लेकर 30 तक में थी, ठीक है। किस लिए जारी की थी? ताकि जो LDN लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी है इसको कम से कम किया जा सके, मतलब मरुस्थलीकरण की समस्या को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये प्रतिबद्धता जारी की थी इसी ने UNCCD ने, और इसका समय सीमा क्या थी? 2018 से लेकर 30 तक इसकी समय सीमा थी, ठीक है। अब ये तो एक पहला कॉन्सेप्ट था, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। अनसेट के बाद ठीक 10 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी क्या है? ये दूसरी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए। क्या है? पहला क्या था बेटा? फर्स्ट हमने देखा था तो अनसेट था,
और इसके ठीक 10 साल बाद इसके ठीक 10 साल बाद क्या होगा? क्या बनता है इनका? क्या हो गया? इसके ठीक 10 साल बाद क्या हो रहा है? WSSD। चलो आज ब्लू में ही पढ़ लेते हैं, ठीक है? ब्लू से कितने साल बाद हो रहा है? ये कब हो रहा है बेटा? 1992। और कहां हो रहा है? ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हो रहा है। ब्राजील के रियो डे जेनेरियो, ठीक है बेटा? ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हो रहा है। ठीक इसके 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर दूसरी समिट हो रही है सतत विकास के ऊपर। उसका नाम क्या है? WSSD। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हिंदी में क्या बोलोगे इसको? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। हिंदी में क्या हो गया? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। जिसको हिंदी में लिखना है वो नोट कर लो, सतत विकास पर विश्व सम्मेलन, ठीक है? अनसेट के बाद जो सतत विकास पर दूसरी जो सम्मेलन हो रहा है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो ठीक 10 साल के बाद हो रहा है, ठीक है? और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग में। ये कहाँ हो रहा है बेटा? ये हो रहा है ठीक 10 साल बाद, यानी कि कब हो रहा है ये? 2002, ठीक है? कहाँ हो रहा है? जोहान्सबर्ग। और कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये दूसरी सम्मेलन हो रहा है इसके ऊपर, सतत विकास के ऊपर, ठीक है? और हिंदी में इसको क्या लिखोगे? जिसको हिंदी में लिखना है सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। सतत पर, समिट का मतलब है सम्मेलन, ठीक है? सतत विकास पर विश्व सम्मेलन। ये इसके, ठीक? इसको क्या नाम दिया गया था बेटा? इसको रियो अर्थ समिट, पहले वाले अनसेट को क्या बोलते थे? रियो अर्थ समिट। और इसी को इनफॉर्मली क्या बोलते थे? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रियो 10, क्योंकि ठीक 10 साल बाद होता है, ठीक है? इसको रियो 10 बोलेंगे, ठीक? लेकिन ये रियो डे जेनेरियो में नहीं हो रहा है। पहली बात क्या है बेटा? रियो डे जेनेरियो में नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जोहान्सबर्ग में हो रहा है, ठीक है? जोहान्सबर्ग में हो रहा है। और ये कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरियो में हुआ था। ठीक 10 साल बाद हो रहा है, इसीलिए इसको रियो 10 बोल दिया। रियो 10, ठीक है बेटा? या इसको अर्थ समिट भी बोलेंगे, पृथ्वी सम्मेलन द्वितीय, यानी द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी बोलेंगे, ठीक है? तो रियो 10, तो रियो से ये अंदाजा मत लगा लेना कि ये भी क्या होगा, ये भी क्या है? रियो डे जेनेरियो में हो रहा है। ये ऐसा नहीं है। ये कहाँ हो रहा है बेटा? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो रहा है, ठीक है? लेकिन चूंकि ठीक 10 साल बाद हो रहा है, पहले अनसेट के ठीक 10 साल बाद हो रहा है, तो इसको नाम क्या देंगे? रियो 10 नाम देंगे, ठीक है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब उद्देश्य क्या है? जरा ये देखो। इसका उद्देश्य क्या होता है? सतत विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को बढ़ावा देना। तो इसका उद्देश्य लिख लो बेटा, क्या होता है? सतत विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को
उद्देश्य में लिखो सतत विकास में स्वास्थ्य की भूमिका को बढ़ावा देना या मजबूती प्रदान करना। एक ही स्वास्थ्य की भूमिका को मजबूती प्रदान करना या बढ़ावा देना, जो लिखो। ठीक है, हो गया बेटा, लिख रहे हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आई है, MDGs, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। क्या निकल के आया यहीं से? ठीक है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आई और इसको कब तक अचीव करने का टारगेट रखा गया था? 2015 तक इसको अचीव करने का टारगेट रखा गया। ठीक है, तो ये क्या आ रही है? इसी से यहाँ से एक निकल के आ रही कॉन्सेप्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना ही इसका उद्देश्य था, को अचीव करना इसका उद्देश्य है, इसी का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? स्वास्थ्य की भूमिका को मजबूत करना या आगे बढ़ाना। दूसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा इसका? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव करना, ये इसका दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना इस सम्मेलन का क्या हो जाएगा? दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, अचीव मतलब प्राप्त करना। और कब तक प्राप्त करना? 2015 प्राप्त करना। कब तक? 2015 तक प्राप्त। हो गया इतना? यस सर। ठीक है, चलो आगे देखो। रियो 10 यानी कि WSSD और अनसेट के बीच में एक समिट और हो रही है जिसका नाम दिया गया रियो +5। इसको क्या नाम देंगे? रियो 10 या रियो +10। एक नोट करके यहां पे लिखो बेटा, नोट करके लिखोगे रियो +5। ये विशेष सत्र है। ठीक है, जो हमारी जो 3 मेन सत्र हैं उनसे हटके एक विशेष सत्र है। तो क्या है ये बेटा? ये विशेष सत्र है, विशेष सत्र। रियो 5 मतलब 1992 के ठीक 5 साल होगा, तो इसको क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? रियो 5। और कब होगा? तो 5 साल जोड़ दो, कब होगा? 1997। ठीक है, कब हो रहा है? 1997। कहाँ हो रहा है? न्यूयॉर्क। ये हो रहा है बेटा न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका में हो रहा है। ठीक है, तो बस केवल इसमें इतना याद रखना कि रियो 5 ठीक 5 साल बाद हो रहा है। ठीक 5 साल का मतलब क्या हो रहा है? 1997 में हो रहा है। और कहाँ हो रहा है? न्यूयॉर्क में। ठीक, अब जो हमारा मेन सत्र है उस पर आते हैं। सतत विकास का जो तीसरा सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर बात करना है। तो उसको नाम दिया गया UNCSD। UNCSD। सतत विकास पर पहला सत्र क्या था? अनसेट। दूसरा क्या है? WSSD। तीसरा क्या है? UNCSD। ठीक है बेटा, नाम याद रखना, क्रम से याद रखना। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लिख लो इसको, फुल फॉर्म क्या है इसकी? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इसकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। हिंदी में क्या पढ़ोगे? सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। तो लिख लो हिंदी में जिसको लिखना है वहां, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। ये कब हुआ? ये WSSD के ठीक 10 साल बाद हो रहा है। ये यूं कहो कि जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई अनसेट के ठीक 20 साल बाद हो रहा है। तो क्या डेट निकल के आएगी? 2012, ठीक है बेटा। तो ये कब हो रहा है? 2012 में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है। हाँ, जहाँ पे सबसे पहला वाला हुआ था वहीं हो रहा है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रहा है, ठीक है। इसको क्या नाम दिया गया? रियो प्लस 20। 20 साल बाद हो रहा है ना, पहले सम्मेलन के कितने साल बाद हो रहा है? 20 साल बाद। इसको क्या नाम दे देंगे? इसको जो दूसरा नाम हो जाएगा, इसका क्या नाम हो जाएगा? रियो प्लस 20। ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। क्यों नाम दे दिया? क्योंकि जो पहला सम्मेलन है उसके ठीक 20 साल बाद हुआ है। और इसी को अर्थ सम्मेलन भी बोलते हैं, अर्थ समिट। लेकिन डेट बदल जाएगी बेटा। डेट क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2012, अर्थ समिट 2012। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट, मतलब भविष्य जो हम चाहते हैं। क्या है? भविष्य जो हम चाहते हैं, द फ्यूचर। वी वांट। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखो, द फ्यूचर वी वांट। ये क्या है? इसका थीम है, मतलब भविष्य जो हम चाहते हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट से जन्म हुआ पेज का, PAGE, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट में क्या जन्म हुआ? पहले इसके उद्देश्य समझिए। फिलहाल पेज की कॉन्सेप्ट आई इसी से। इसके उद्देश्य लिखो पहले यहाँ पे, ठीक है। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए, सतत विकास को, ये उद्देश्य में लिखना बेटा, नंबर 1। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी, हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। सतत विकास को प्राप्त करने के लिए हरित अर्थव्यवस्था यानी ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना, ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा देना। इसका दूसरा उद्देश्य क्या है उसे भी लिखो। लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना, लोगों को गरीबी से बाहर निकालना। ये दो इसके उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट बना के लिखो। इसी सम्मेलन में पेज PAGE, पेज PAGE की अवधारणा को जन्म दिया, पेज की अवधारणा को जन्म दिया। पेज की फुल फॉर्म क्या है? पेज के बारे में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म जानोगे क्या होगी, ठीक है बेटा। इसकी फुल फॉर्म लिखो केवल अभी,
पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, क्योंकि अनसीएसटी का सारा फोकस किस पे जाएगा, हरित अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट यहां से आ रही है ग्रीन इकोनॉमी पे, पेज, ठीक है बेटा। तो पेज की कॉन्सेप्ट कहां से आ रही है, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पेज की अवधारणा किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में क्या लगाओगे, अनसीएसटी, ठीक है, क्योंकि पेज का उद्भव कहां से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, संकल्पना यहीं से निकल के आ रही है, ठीक है। तो पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी केवल यहाँ पे बताना ये जरूरी था कि ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आ रही है, बस इतना याद रखना है कि ये अनसीएसटी से उद्भव हो रहा है, ठीक है बेटा। चलो इरेज कर दूं सर, हो गए। देखो अब लगे हम बात करते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, जो हमने सतत विकास के जो लक्ष्य पढ़े हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, उनकी बात करते हैं। तो हेडिंग का बेटा एमडीजीज, MDGs, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। देखो बेटा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, हिंदी में क्या नाम हो जाएगा, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। हिंदी वाला थोड़ा टफ है, इंग्लिश वाला याद करो तो ज्यादा आसानी है, ठीक है। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, इनकी संख्या कितनी है, 8। संख्या कितनी है, ये 8। इनकी संख्या कितनी है, नंबर कितनी है इनकी, इनकी नंबर है 8। इनका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इनका पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इनका पूरा नाम लिख दो चाहे, इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, इनको क्या कहेंगे, UNMDG, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जिनकी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट किए गए, कब अडॉप्ट किए गए, 2002 में अडॉप्ट किए गए, सॉरी 2000 में अडॉप्ट किए गए, सन 2000 में, सन 2000 में इनको अपनाया गया, ठीक है। ये 8 है संख्या, इनकी कुल संख्या कितनी है, गोल से ना लक्ष्य एक तरीके से है, तो इनकी संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये कैसे अपनाए गए, तो यहां पे लिखो, ये अपनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम, यूनाइटेड नेशन डेक्लेरेशन इन 2000, ठीक है। जो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा हुई 2000 में, क्या अपनाया गया, इसने क्या अपनाया, यानी कि यहां से अपनाए गए हैं एमडीजीज, अपनाए गए, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र की जो उद्घोषणा है 2000 में, वहीं से क्या अपनाया गया, एमडीजीज 8, हमारे जो एमडीजीज हैं 8, उनको अपनाया गया। ठीक है बेटा, अब जरा 8 गोल्स कौन कौन से हैं, जरा उनके नाम देखो वन बाय वन। हो गया, इतना हो गया, चलो। अब ये 8 क्या क्या है, जरा इनको देखो। तो इनकी एक छोटी सी एक नंबरिंग है, उनको क्रम से याद करने के लिए बना दिया है मैंने। PEG
CMDEP। ठीक है बेटा, 8 हो गए। इनको एक साथ पढ़ लो, इनको दो एक साथ पढ़ लो, इनको एक साथ पढ़ लो। ठीक है, तो बैक CM डैप, तो PEG CMDEP। तो संख्या गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो ये फिलहाल एक नेमोनिक है, नेमोनिक मतलब इसमें भी चिन्ह है जो मैंने डेवलप किया है पढ़ने की सुविधा से। तो इसको P4 क्या हो जाएगा बेटा? P4 क्या हो जाएगा? P का मतलब पॉवर्टी, टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर। तो P का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉवर्टी यानी गरीबी और हंगर यानी भुखमरी को समाप्त करना। ये इसका पहला गोल हो गया। ठीक है, ये मतलब क्या होगा? एजुकेशन, E फॉर एजुकेशन। और एजुकेशन कैसी? यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। इसमें हिंदी में लिख लो आगे, एजुकेशन कैसी? सार्वभौम प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना। ठीक है बेटा, दूसरा लक्ष्य हो गया ये। तीसरा क्या है? जी का मतलब है जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें पूरा इसका क्या हो जाएगा? लिंग समानता और चलो और पढ़ते हैं, सीधे लिंग समानता को बढ़ावा दें। लिंग समानता को बढ़ावा दें। सी क्या होगा? चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक, तो सी मतलब यहां पे हो जाएगा चाइल्ड मोर्टेलिटी, शिशु मृत्यु दर को कम करें। शिशु मृत्यु दर को कम करना। ठीक है बेटा, तो ये हमारा चौथा गोल हो गया। एम का बोलोगे मैटरनल हेल्थ। ठीक है, मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। मैटरनल हेल्थ, और इसको क्या लिखोगे? मातृत्व स्वास्थ्य। मातृत्व स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, अब क्या बच रहा है? डी। डी का मतलब है डिजीज, मतलब बीमारियां, डिजीज। ठीक है, चलो इसको देखते हैं क्या नीचे वाले मिटा दूंगी। हो गए नीचे वाले हो गए सब। देखो यहां पे
जो पूरा सेंटेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा कि HIV एड्स मलेरिया और अन्य बीमारियों से लड़ना या निपटना। ठीक, तो बीमारियां क्या होंगी हमारी, जिनका नाम दिया है इसमें उनका नाम लिखेंगे। जिन बीमारियों का नाम दिया है पहले वो लिखेंगे। HIV एड्स का नाम दिया है यहाँ पे, HIV एड्स मलेरिया व अन्य बीमारियों से निपटना या लड़ना या सामना करना। ठीक है, तो डिजीज में जो नाम दिए हैं वो क्या है, HIV एड्स है, मलेरिया है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, अन्य बीमारियों से निपटना। तो हम कहाँ पहुंचे, डी तक पहुंचे। ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसको क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, पर्यावरण सततता को, सततता एंड सस्टेनेबिलिटी है ना, तो सततता बोलेंगे इसको। तो पर्यावरण सततता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ तो पर्यावरण सततता को बढ़ावा देना। ठीक है बेटा, लास्ट का पी बच रहा है, तो पी का मतलब क्या होगा, पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या है। तो ये लास्ट का पी बच रहा है, इसका मतलब क्या होगा, पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसका जो पूरा सेंटेंस बनेगा वो क्या होगा, वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देना, इसलिए MDGs को पूरा करते हैं। ठीक, यानी जो हमारे लक्ष्य हैं इनकी प्राप्ति के लिए वैश्विक सहभागिता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे तो वैश्विक सहभागिता, वैश्विक ठीक है बेटा। तो ये हमारे 8 क्या हो गए, MDG गोल्स हो गए। ठीक है, तो 8 ये हमारे MDG गोल्स हैं, और इनको पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था, 2015 तक। तो डेट याद रखनी है, सन 2000 से लेके 15 तक, मतलब 15 साल में इनको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, इनको MDGs को। कितने साल में, 15। कहाँ से लेके कब तक, 2000 से लेके 2015। वैसे जोड़ोगे तो 16 साल निकल के आ रहा है, 2000 जोड़ोगे 2000 से लेके 15 साल तक, 2015 तक। लेकिन एक फिक्स डेट होती है, इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक, तो 15 साल का एक निकल जाता है। ठीक है, इसको मिटा दो, हो गया। अब हम बात करते हैं SDG गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं कि नंबर 1 गोल कौन सा है, नंबर 8 में पे क्या है, नंबर 10 पे क्या है। इस तरीके से कभी अगर देखा हो पेपर में तो पूछे जाते हैं। तो हेड नंबर SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फुल फॉर्म क्या लिखोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हिंदी में क्या हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्य। हिंदी में क्या होगा, सतत विकास लक्ष्य। हिंदी में लिखो, इसकी हिंदी आसान है, लिखो सतत विकास लक्ष्य। ठीक है, इनकी ओरिजिन कहां से हो रही है, इसको देखो पहले। इनकी ओरिजिन जो हो रही है
UNGA से इनका उद्भव कहाँ हो गया? UNGA क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अनगा। अनगा, ठीक है। तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो इनकी हर एक की फुल फॉर्म भी जरूरी है यहाँ पे। तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसने क्या किया? अनगा एडॉप्टेड मतलब अपनाया। क्या अपनाया? यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिंग, ऐसे ही नाम लिखो जरा, यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा फॉर 2030। ठीक है, लिखो पहले फिर समझा। यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा फॉर 2030। अब जरा इसे समझो क्या है। यूएनजीए ने अडॉप्ट किया किसको? यूनिवर्सल इंटीग्रेटेड एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एजेंडा। तो यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, और ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, परिवर्तन लाने के लिए एक एजेंडा 2030 तक। क्या करा इसने? सार्वभौमिक, एकीकृत और परिवर्तन लाने के लिए एक एजेंडा को 2030 तक के लिए अपनाया और उसको नाम दिया SDGs। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अगली लाइन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे की अगली लाइन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, एजेंडा फॉर 2030, और इसको क्या नाम दिया? नोन एज, ये जाना गया SDGs। एक मिनट, पूरा सेंटेंस SDGs के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ गई। इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है? ओरिजिन हो रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से, जो कि क्या कर रही है? एक एजेंडे को अपना रही है। ये एजेंडा ना, इसको अपना रही है। कब तक? 2030 तक के लिए। कैसा है एजेंडा? सार्वभौमिक है, एकीकृत है और परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्सल का मतलब सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का बेटा सार्वभौमिक मतलब हो गया। इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत, और ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब परिवर्तन लाने के लिए। ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन लाने के लिए। ठीक है, तो सार्वभौमिक, एकीकृत और परिवर्तन लाने के लिए एक एजेंडा 2030 तक के लिए अपनाया गया और उसको नाम दिया गया SDG। ठीक है, और ये कहां से निकल के आएगा? अनगा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन है। लिखिए, अब SDGs कितने हो गए संख्या में? SDGs की संख्या कितनी है? 17। आ जाओ, तो SDGs कुल कितने हैं बेटा? 17। तो टोटल जो नंबर कितनी है इनकी? टोटल नंबर
टोटल नंबर ऑफ SDGs कितनी है बेटा? ये 17। इनको अपनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? अपनाने का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। 2030 तक इन्हें अचीव प्राप्त करने का, इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है बेटा? तो 2030 तक इन्हें प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया और संख्या कितनी है इनकी? 17। ठीक है? और ये क्रम से ही याद करने हैं। सारे के सारे गोल क्या है? क्रम से याद करने हैं। ये नहीं कि पहला हमने लास्ट वाले नंबर दे दिया और लास्ट वाला बीच वाले क्रम में दे दिया, या बीच वाले को पहला दे दिया या लास्ट दे दिया। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ये क्रम से ही पूछा जाता है। अगर पहले नंबर पे पहला गोल है तो वो पहले पे ही रहेगा। 10वें नंबर पे 10वां लिखा है तो 10वें पे ही रहेगा, वो हटेगा नहीं अपनी जगह से। ठीक है? तो कहने का मतलब है जिस क्रम में जो लिख दिए हैं यहाँ पे, मतलब मैंने नहीं, जो UNGA असेंबली है उसने निर्धारित कर दिया जिस क्रम में, वो उसी क्रम में आपको पढ़ना है। ठीक है? बात समझ आ रही है? तो अब इनको 1 बाय 1 एक-एक करके देखें। ठीक है? चलो, तो यहाँ पे जो हमारे SDGs हैं उनको देखते हैं। देखो बेटा, SDG गोल्स या लक्ष्य, इनकी बात करेंगे। कितने हैं? 17। और इनके लिए एक जो ऑर्डर है वो देखो क्या होता है? PH हेड, WEEI IC कन क्ली वा लैंड, और यहाँ पे भी आ जाएगा पार्टनर आ जाएगा। तो ये क्रम है इनका याद करने का, मतलब तरीके से नेमोनिक हो गई PH हेड WEEI IC कन क्ली वा लैंड P पार्टनर। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हो एक लाइन में कि कौन सा गोल किस क्रम में आएगा, तो इजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ना, इसलिए मैंने इसको ये मैंने अपनी सहूलियत के लिए बनाया। जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, जिस तरीके से आप याद कर सको उस तरीके से आप बना सकते हो। मैंने सपोज इंग्लिश के टर्म ले लिए, आप अगर हिंदी में लेना चाह रहे हैं तो अपने घर पे बैठ के सोचना है कि किस तरीके से लग सकते हैं क्रम में, वो फिर घर पे लगाना, उनको अरेंज करना और उनको फिर याद करना। ठीक है? ये मैंने बनाया है तो मैंने लिख दिया इस तरीके से याद करने के लिए। हाँ, एक नेमोनिक है, मतलब तो नेमोनिक को ट्रिकी बोलते हैं, एक वही है। ठीक है? मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, इंग्लिश मीडियम से नहीं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरी पढ़ाई चिरौंजी राज से हुई है, इंटर मैंने वहीं से किया। हाँ क्या? नहीं 2006 से इंटर किया हुआ। 12 साल पहले मेरे। ठीक है? PH हेड WEEI IC कॉन्क्लेवर एंटी पार्टनर। तो ये नेमोनिक है। नेमोनिक का मतलब होता है ट्रिक बोल सकते हो, वैसे स्मृति शेष या स्मृति चिन्ह बोलते हैं नेमोनिक की हिंदी में। तो ये तरीके से हुआ है, इसको 1 बाय 1 देखते हैं। ठीक है? इतना नोट कर लिया? चलो, P का मतलब क्या होता है? अब इसको इंग्लिश में लिखना, बार बार हिंदी इंग्लिश मत करना, क्योंकि इंग्लिश में आसान रहेगा और हिंदी में बहुत लंबे सेंटेंस है। ठीक है? तो P का मतलब क्या होगा? नो पॉवर्टी, मतलब भुखमरी को एक तरीके से समाप्त करना। ठीक है? अब भुखमरी है, सॉरी गरीबी है, पॉवर्टी का मतलब क्या होगा? गरीबी। तो जहां गरीबी है वहां क्या होगी? भुखमरी। तो अगला क्या हो गया? हंगर। ठीक है ना? तो 0 हंगर। तो H 0 हंगर मतलब क्या हो गया? भुखमरी को शून्य पर लाना। नो पॉवर्टी 0 हंगर। अगला क्या होगा? हेल्थ हो जाएगा। तीनों आपस में कोरिलेट करते हो तब याद आएगा। गरीबी से संबंधित क्या कर दोगे? भुखमरी कर दोगे। भुखमरी का असर किस पे पड़ता है? हेल्थ पे। अगला क्या होगा? H और हेल्थ हो जाएगा। ठीक है? लिखें अगला।
चलो एच आ गया, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब है अच्छा होना, मतलब एक तरीके से वेल बीइंग मतलब हिंदी में अच्छा होना, अच्छी हेल्थ और अच्छा होना, ठीक है इस तरीके से। तो आपस में कोरिलेट करते चल रहे हो ना। गरीबी होगी तो क्या होगा, भुखमरी होगी, भुखमरी होगी तो क्या होगा, हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, स्वास्थ्य वही है। हाँ, तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग हमने इसको कोरिलेट करने के लिए इस तरीके से पढ़ लिया ताकि हमारे टर्म न टूटे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो 3 हो गए बेटा, ठीक है। अगला क्या आ रहा है जरा उसको देख, ठीक। E4 क्या होगा, E4 क्या होगा यहाँ पे बेटा, E4 सबसे पहले आएगा यहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है। इन तीनों के बाद अगला क्या आएगा, सबसे कोरिलेट करो इसको, ठीक है। अगर गरीबी होगी, भूखे होंगे तो स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा तो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, क्या होगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो अगला क्या होगा, एजुकेशन, क्लियर। चलो तो इस तरीके से इसको E4 क्या होगा, क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। G4 क्या होगा, जेंडर इक्वलिटी, G4 क्या होगा बेटा, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वलिटी। टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, लिंग समानता को बढ़ावा देना या लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। W मीन्स पानी, तो वाटर, पानी कैसा, क्लीन वाटर, स्वच्छ पानी, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई, सैनिटेशन का मतलब होता है साफ सफाई, ठीक है। जैसे हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का मतलब क्या होगा, साफ सफाई करने वाला, सैनिटाइज का मतलब साफ सफाई। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अगला क्या है, E4 एनर्जी, E4 एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अगला E4, एनर्जी कैसी, अफोर्डेबल, जिसे हम अफोर्ड कर सकें, अफोर्डेबल, आसानी से मिल जानी चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी कैसी, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। क्लीन का मतलब सोलर एनर्जी की बात हो रही है, जहाँ पे क्लीन लग रहा है वहाँ पे क्या बात हो रही है, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल मतलब आसानी से मिल जाए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है बेटा, ये हो गया E। अब अगला E क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। E4 क्या होगा अगला, इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे एजुकेशन मत कर देना, ये आपस में कोरिलेट करके चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। फिर बात नहीं, ये बदलते चलेंगे। अब यहाँ पे भी W आ रहा है, यहाँ पे भी W, ये लिखते हैं, ये भी वाटर है, ये क्या है, ये एनर्जी है, और ये क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ है। और यहाँ ये का क्या मतलब हो जाएगा, एजुकेशन होगा, ठीक है। तो ये W और E को एक साथ लिख दो। W पानी से क्या बनता है, बिजली बनती है, पानी से क्या बनेगा, बिजली बनेगी, बिजली बनेगी तो क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। तो WE मतलब पानी से ऊर्जा समझने के लिए, ठीक है। तो आपस में कोरिलेट कैसे कर लेना कि पानी है यहाँ पे, तो पानी कैसा है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया। E क्या है, पानी से ऊर्जा बनती है, मतलब बिजली बनती है, तो बिजली क्या है, एनर्जी तो है, तो एनर्जी हो गया। अब किस में योगदान देंगे, इकोनॉमी में, ठीक
ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित क्या आएगा, इंडस्ट्री आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित क्या आएगा, अगला आई, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्या आएगा यहाँ पे, ट्रिपल आई। तो आई है यहाँ पे, तो आई के यहाँ पे 3 मतलब निकलेंगे, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग, इनोवेशन, इनोवेशन की हिंदी लिख लो नवाचार, इसकी हिंदी क्या होती है, नवाचार। और एक ही रहेगा यहाँ पे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा स्ट्रक्चर, इसकी हिंदी होती है अवसंरचना, अवसंरचना। ठीक है बेटा, हिंदी हो गई की। इंडस्ट्री तो बताइए सबको, उद्योग बोलते हैं, इनोवेशन का मतलब नवाचार हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया अवसंरचना। कैसे कोरिलेट करना है, क्योंकि ये इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित क्या है, इंडस्ट्री। क्लियर। तो इकोनॉमिक ग्रोथ से संबंधित क्या है, इंडस्ट्री। तो हमने अगला पॉइंट क्या लिख दिया, आई से, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रिपल आई। ठीक है बेटा, चलो आगे। अब अगला जो आई आ रहा है उसका मतलब क्या होगा, असमानता को घटाना। असमानता को घटाना मतलब रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। अगला आई का मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग इन इक्वालिटी। मतलब क्या हो गया इसका, असमानता को घटाना। हिंदी में लिखना है असमानता को घटाना। ठीक है। अब अगला यहाँ पे सी आ रहा है, तो सतत विकास, सतत शहर और एक तरीके से कम्युनिटी, यानी कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अगला क्या हो जाएगा हमारा, सी फॉर क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है बेटा, सी फॉर क्या हो गया, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसको याद रहेगा, तो सस्टेनेबल सिटीज और एक कम्युनिटीज हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, कंजम्पशन, CON मींस कंजम्पशन, खपत और उत्पादन। तो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, कैसा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो अगला आ रहा है ये वाला, CON। कंजर्वेशन नहीं समझ लेना यहाँ पे, CON मतलब कंजम्पशन। तो रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को आपस में कोरिलेट करना। खपत ज्यादा होगी तो उत्पादन हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। पढ़ने के लिए क्या करोगे, दोनों एक साथ पढ़ने के लिए, जब किसी चीज की खपत ज्यादा होगी तो मतलब हम उत्पादन बढ़ाएंगे। तो मीन्स दोनों को साथ साथ कर लोगे, रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाएगा, खपत, और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन। ठीक है बेटा, कंजम्पशन का मतलब क्या हो जाएगा, खपत, प्रोडक्शन, उत्पादन। किसी चीज की जब खपत बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है उसकी कमी होने लगेगी, कमी होने लगेगी तो हमें उत्पादन करना होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ना। क्लाई का मतलब होता है क्लाइमेट एक्शन, CLI। तो क्लाई का मतलब हो गया बेटा यहाँ पे क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट एक्शन। अगला WA आ रहा है, तो मीन्स वाटर। तो WA का मतलब क्या लिखोगे, वाटर है ये भी। तो कहाँ है, लाइफ बिलो वाटर, यानी कि तरीके से कह सकते हो कि महासागरों में जीवन। लाइफ बिलो वाटर कहाँ होगी, महासागरों में। तो लाइफ बिलो वाटर, लाइफ बिलो
वाटर। यहाँ पे बात हो रही किसकी? ओशियनिक लाइफ की, मतलब समुद्री जीवन की बात हो रही है। लैंड मतलब भूमि, तो यहां पे किसकी बात होगी? लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन की, तो लाइफ ऑन लैंड, लाइफ ऑन लैंड। ठीक है बेटा, क्या बचा है ये? पीस। इतना सब कुछ कर लिया, अब हमें चाहिए क्या चाहिए? शांति चाहिए। तो पीस, जस्टिस मतलब न्याय, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस मतलब संस्थान, मजबूत संस्थान। तो पी का मतलब लिख दो यहां पर, पीस, जस्टिस मतलब न्याय, पीस मतलब शांति न्याय, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात हो गई यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। लास्ट हमारा जो गोल है, मीन 17वां गोल है, वो क्या है? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें सहभागिता करनी है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, तो ये लास्ट में लिख दिया हमने पार्टनर। मीन्स क्या हो गया? पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, मतलब जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए सहभागिता या भागीदारी। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सहभागिता या भागीदारी। तो ये हमने 1 by 1 देखा। ठीक है, क्रम से ही लगाना है। पहला वाला क्या है? पॉवर्टी, दूसरे पे हंगर, तीसरे पे क्या है? हेल्थ, चौथे पे क्या है? एजुकेशन, पांचवे पे क्या है? जेंडर इक्वलिटी, छठे पे क्या है? वाटर, ई पे क्या है? एनर्जी, ये ई क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये वाला क्या है? इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, ये वाला आई क्या है? रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, सी क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये क्या है? कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये CLI मतलब क्लाइमेट एक्शन। यहाँ पे क्या है? लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, और ये पी क्या है? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और ये पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, तो ये इसी क्रम में आ रहे हैं, क्योंकि इसी क्रम में इनको लगाया गया है। किसके द्वारा लगाया गया है? UNGA के द्वारा लगाया गया है, और इनको अचीव करने का टारगेट कब तक रखा गया था? 2030। ठीक है बेटा, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए हमारे। एक छोटा सा एक्टिंग करो, TEED, टी मत समझ लेना, किसी को टी मारने वाली नहीं होती है, टी होती है। ठीक है, TEED। तो फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है ये? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। फुल फॉर्म क्या होगी बेटा इसकी? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी लिख रहे हैं। द इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इसकी फुल फॉर्म। ठीक, कब एडॉप्ट हुई? 2007। कब लाई गई? मतलब 2007 में लाई। क्या है ये? अंतरराष्ट्रीय पहल। ये क्या है? एक अंतरराष्ट्रीय पहल, अंतरराष्ट्रीय पहल। किस लिए है? किस लिए अंतरराष्ट्रीय पहल है? क्या करती है? ध्यान खींचती है। ध्यान खींचने के लिए
ध्यान खींचने के लिए है। और किसका ध्यान खींचने के लिए? यहाँ पे हम परीक्षा के लिए जैव विविधता के आर्थिक उपयोग, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के आर्थिक उपयोग की तरफ ध्यान खींचेगी ये, कॉमा लगा दूसरा लिख दो। और जैव विविधता से जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उसकी कीमत की ओर ध्यान खींचेगी। ठीक है, तो जैव विविधता को होने वाले नुकसानों की कीमत की तरफ ध्यान खींचती है ये पहला। ठीक है बेटा, बात समझाइए क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी 2007 में लाई गई। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो ध्यान खींचती है, किसका ध्यान खींचती है? जैव विविधता के आर्थिक उपयोग और जैव विविधता को होने वाले नुकसानों की कीमत। जाहिर सी बात है, हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का अगर अत्यधिक दोहन करेंगे तो उसकी कीमत भी कौन चुकाएगा? हम ही लोग चुकाएंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में है, ठीक के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जगह देखो, यानी सचिवालय कहाँ है इसका? इसका सचिवालय बेटा जेनेवा में है। जेनेवा सचिवालय इसका जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और ये किसके अधीन काम करता है इसका सचिवालय? ऑपरेट्स अंडर यूनेप, ऑपरेट्स अंडर यूनेप। ये यूनेप के अधीन रहकर कार्य करता है। ऑपरेट का मतलब है काम करना, और अंडर का मतलब है अधीन। तो किसके अधीन रहकर काम करेगा? यूनेप के अधीन रहकर काम करेगा। यूनेप के अंदर या यूनेप के अधीन रहकर काम करेगा टीम का सचिवालय। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें हो गई। इससे एक जुड़ा नाम है पवन सुखदेव। कंपटीशन में एक बार पूछा जा चुका है पवन सुखदेव कौन है, तो पवन सुखदेव का नाम याद रखना है। और ये किससे संबंधित है? एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है ये हमारे। पवन सुखदेव कौन है? एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, तो इसको एक बार लिखा यहाँ पे। पवन सुखदेव ये कौन है बेटा? इनका फील्ड क्या है? पहले तो ये जानो क्या है? एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है। कौन है ये? एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट है ये। कहाँ के हैं? भारत के, विदेश के? भारत के, नाम से पता लग रहा है कि भारत के हैं, तो ये इंडियन। भारतीय। ठीक है, काम किस पे कर रहे हैं? ग्रीन इकोनॉमी पे। काम किस पे कर रहे हैं? ग्रीन इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं। तो वर्क कर रही है किस? ग्रीन इकोनॉमी। वर्क ऑन ग्रीन इकोनॉमी, हरित जो अर्थव्यवस्था है हमारी, उस पर इन्होंने अपना काम किया है। ठीक है, इस तरीके से एक ही नाम याद रखना है। और कभी कभी पूछा जाता है कि इसका संबंध किससे है, तो क्या लगा होगा बेटा? एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, इसीलिए नाम याद रखना चाहिए। हो गई? तो ये टॉपिक हमारा फिनिश होता है। देखो, हमने बायोडायवर्सिटी का टॉपिक फिनिश करा, साथ साथ हमने क्या लिखा? इंटरनेशनल कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंसेस लेके साथ में। ठीक है, मैंने कहा था कि सारी चीज़ साथ में चलनी। तो हमने बायोडायवर्सिटी का टॉपिक फिनिश करा, साथ में इंटरनेशनल कन्वेंशंस लिखी, और हमने ये भी कहा था कि जब ये फिनिश होगा तो साथ में एक टॉपिक नया शुरू करेंगे, वो क्या है? प्रदूषण वाला। जब प्रदूषण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या आएगा? इंटरनेशनल कन्वेंशंस या कॉन्फ्रेंसेस साथ में चलेंगे। ठीक है, हालांकि सिलेबस में अलग से मेंशन है तुम्हारे, लेकिन होगा क्या? हम लोग साथ में पढ़ते जाएंगे, जहाँ जहाँ पे जिसकी जरूरत आती जाएगी वहाँ पे उसको पढ़ा जाएगा। तो अगला टॉपिक है पॉल्यूशन।
पॉल्यूशन, प्रदूषण। और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण बोला जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देखो भी टाइम है, आगे बढ़े। कितना टाइम है? 20 मिनट। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा। इंट्रोडक्शन तो हो ही जाएगा, इसके साथ 25 मिनट। कोई बात नहीं। इसको क्या बोल देंगे बेटा? पर्यावरणीय प्रदूषण। अगर पूरा नाम लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय प्रदूषण। क्या होता है? कोई एक बताओ मुझे। प्रदूषण क्या होता है? कोई भी प्रदूषण क्या होता है? देखो चलो, प्रदूषण से पहले कुछ बातें डिस्कस करें। हम बात करते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की बात करते हैं, ठीक है बेटा? पॉपुलेशन सबको पता है, जनसंख्या, ठीक है? पॉपुलेशन का इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ह्यूमन नीड्स, ह्यूमन नीड्स क्या होंगी? बढ़ेंगी। ह्यूमन नीड्स क्या होंगी? बढ़ेंगी, ठीक है? ह्यूमन नीड्स बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रेशर डालेंगे हमारे जो संसाधन है उस पर, ठीक है? तो प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है बेटा? अब इन 3 लाइनों को समझना पड़ेगा क्या है इंट्रोडक्शन के तौर पे। सपोज अगर हमने ये माना कि जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रही है? दिन पर दिन हो रही है, दिन पर दिन हो रही है, जाहिर सी बात है लोग बढ़ रहे हैं। तो जिस संख्या में, जिस अनुपात में लोग बढ़ रहे हैं, उसी अनुपात में उनको खाना पानी भी तो चाहिए ना, ठीक है? उसी अनुपात में क्या चाहिए उनको? भोजन चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, दिमाग पड़े तो दवाइयाँ चाहिए, ठीक है? घूमने गए तो और सारी चीज़ें, कन्वेंस का साधन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो क्या बढ़ेगा? मानव की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, ठीक है? पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो क्या बढ़ेगा? मानव की आवश्यकताएं बढ़ेंगी। क्लियर? मानव की जब आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो हम क्या करेंगे? जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करेंगे, मीन्स एक्सप्लॉयटेशन करेंगे उनका, ठीक है? जब मानवीय आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी तो हम क्या करेंगे? उनका दोहन करेंगे, ठीक है? सपोज हम पानी की बात करें, जनसंख्या ज्यादा होती जा रही, भूमि के अंदर यानी कि जो भूमिगत जल है दिन पर दिन उसका जो लेवल है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है? क्यों? हम खपत ज्यादा कर रहे हैं उसकी, खपत के साथ साथ उसको बहने भी देते हैं। सपोज अगर हमने मोटर चला के छोड़ दी तो टैंक भर गया और भरने के बाद वो क्या कर रहा है? पानी बह रहा है, बहते बहते कहाँ जा रहा है? नाली में जा रहा है, मतलब वेस्ट हो रहा है, ठीक है? वो पानी जब नाली में जा रहा है, क्या वो पीने योग्य है? नहीं है, तो वो तो बेकार ही हो गया, वो तो हमने बहने दिया। और जो जमीन का पानी यानी कि जो भूमिगत जल है हमारा, ठीक, वो उसका लेवल क्या हुआ? वो घट गया। पृथ्वी के जो कुल सरफेस यानी कि हम कुल वाटर की बात करें, केवल 1% से भी कम, यानी कि 1% से भी कम पीने योग्य पानी है पृथ्वी पर, ठीक है? अनुपात लगा तो 100 का क्या हुआ? 1% से भी कम। तो इतना कम पानी है, फिर भी हम क्या करते हैं? उसे बहाते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बनेगी? एक चिंता का विषय बनेगा कि जिस कदर हम पानी को बहाते जाएंगे तो क्या होगा? सूखे जैसी कंडीशन शुरू हो जाएगी। यहाँ सूखे की कंडीशन आएगी तो क्या होगा? खेतों में पानी कहाँ से लगाएंगे? खेतों में पानी नहीं मिलेगा, पैदावार कहाँ से होगी? जब पैदावार नहीं होगी तो अन्न कहाँ से उगेगा? अन्न उगेगा नहीं तो हम खाएंगे, ठीक है? तो समस्या होगी फिर से। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है प्राकृतिक संसाधन है उन पे, ठीक है? तो खाना हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, ज्यादा लोग हैं तो खाना भी ज्यादा मात्रा में चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? खेती को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इंसेक्टिसाइड्स इस्तेमाल करते हैं, छिड़काव करते हैं उनका, ठीक है? छिड़काव करते हैं तो जब पानी के साथ हम उनको पानी लगाते हैं, कहाँ जाते हैं? भूमि की सतह में आते हैं। भूमि की सतह से कहाँ आते हैं? जमीन के अंदर आते हैं, ठीक है? और कुछ क्या होते हैं? कुछ जो हमारे जो पौधे हैं उनके द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है? कुछ पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है?
तो पहली चीज, जो पेस्टिसाइड्स हमने छिड़काव किया वो पानी के माध्यम से कहाँ गए, जमीन में गए, सॉइल पॉल्यूशन हुआ, ठीक है। वही पेस्टिसाइड वर्षा हुई, वर्षा के पानी के साथ बह गए या भूमि के जल के माध्यम से पानी में आ गए, तो क्या हुआ, जल प्रदूषण हुआ। स्प्रे किया, ठीक है, अगर स्प्रे किया तो हवा में कण आ गए उनके, क्या हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। कहीं ना कहीं ह्यूमन नीड या जनसंख्या डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, हमारी पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है हम लोग। बढ़ती जनसंख्या किसके लिए जिम्मेदार है, पर्यावरणीय प्रदूषण के लिए जिम्मेदार। क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ह्यूमन नीड बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी ह्यूमन नीड बढ़ेगी, और ह्यूमन आवश्यकता मतलब बढ़ेगी, तो क्या होगा बेटा, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका क्या होगा, दबाव पड़ेगा। दबाव पड़ना मीन्स क्या होगा, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो इनका क्या होगा, अति दोहन मीन्स ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा, ठीक है। इनका क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन का ही एक रूप क्या है, डिफॉरेस्टेशन। अगर हमने यहां से एरो देखिए यहां पे लिख दिया ओवर एक्सप्लॉइटेशन और यहां पे लिखते हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनोन्मूलन। क्या करा हमने इसके माध्यम से, क्या करा, वनस्पतियों को काटा, ठीक है। हमने क्या करा, वनोन्मूलन के माध्यम से क्या करा बेटा, वनस्पतियों को काटा। क्या करा, खेती की जमीन बना दी। खेती की जमीन हमने किसके लिए बनाई, अपनी सुविधा के लिए। लेकिन हमने किया क्या, जो वन्य प्राणियों हैं, जो वन्य प्राणी हैं उनका आवास तो नष्ट कर दिया ना। देखो, जो वन्य प्राणी हैं उनका हमने क्या करा, आवास नष्ट कर दिया, ठीक है। तो उनका क्या हो गया, आवास एक तरीके से नष्ट हो गया, ठीक है। और जो पेड़ पौधे पे निर्भर जीव हैं, जाहिर सी बात है हमने उनका क्या करा, खाना भी छीन लिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, उनका खाना भी छीन लिया। तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन के परिणाम क्या क्या होंगे, निकल के आएंगे, वर्षा की मात्रा कम, वर्षा की मात्रा कम होगी, वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है। CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा। ग्लोबल वार्मिंग होगा क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी। बाढ़ आएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो मानव जीवन है वो क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक इंट्रोडक्शन हमने देखा इसका कि क्या क्या हो सकता है इसमें पॉल्यूशन का असर, कैसे कैसे मानव जिम्मेदार होता है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये एक भूमिका जरा इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख लो जैसे लिखा है, सिर्फ इसको ऐसे ही बना लो, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन तक बना लो। डिफॉरेस्टेशन में बना लो। और यहाँ पे एक चीज और ले आना, राइज इन CO2 कंसंट्रेशन, राइज इन CO2 कंसंट्रेशन मतलब CO2 की सांद्रता में वृद्धि होना, और परिणाम क्या निकल के आएगा, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले यहाँ पे लिख लो ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलो पहले यहाँ पे GHG इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये अगर नहीं था तो ये था प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस, प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेस।
गया इतना? सबका हो गया? हो गया? ठीक है, आगे अब बात करते हैं प्रदूषण होता क्या है। तो प्रदूषण होता क्या है, हमने ये तो जान लिया कि प्रदूषण के लिए जिम्मेदार क्या है। सबसे बड़ा कारक कौन है? मानव। मानव जिम्मेदार है, कुछ हद तक प्रकृति भी जिम्मेदार है, मानव के साथ साथ क्या है, प्रकृति भी जिम्मेदार है। प्रकृति कैसे? कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है, वो आग किसी की तरफ लगाई नहीं जाती, वो खुद लगती है। कैसे? बिजली चमकती है ना आसमान में, बिजली चमक के कहाँ गिरती है? कभी कभी वनों में गिर जाती है, जिससे क्या होता है, वनों में आग लग जाती है। जब वनों में आग लगेगी तो क्या होगा? धुआं उठेगा, धुआं उठेगा तो क्या होगा? उसमें बहुत सारी गैसें निकलेंगी, CO2 निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, SO2 निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो इस तरीके से कई गैसें निकलेंगी जो कि क्या करेंगी? वातावरण को प्रदूषित करेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि मानव के साथ साथ कुछ हद तक प्राकृतिक कारण भी वहां पे जिम्मेदार होते हैं प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो प्रदूषण होता क्या है? जरा ये देखें। अगर वायुमंडलीय जो घटक हैं या वातावरणीय घटक हैं, उनके जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणवत्ताओं में अगर अवांछनीय परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्रदूषण। क्या कहा है? जो हमारे जो वातावरणीय घटक हैं उनकी जो जैविक गुणवत्ता, रासायनिक गुणवत्ता और भौतिक गुणवत्ता में अगर अवांछनीय परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या नाम दोगे? प्रदूषण का नाम। ठीक है, और जो कारक प्रदूषण फैलाएंगे उनको क्या नाम दोगे? प्रदूषक नाम दोगे। पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट, दो बातें निकल के आ रही हैं, प्रदूषण और प्रदूषक। तो प्रदूषक क्या हो गया? प्रदूषक वो हो गए जो कि प्रदूषण को पैदा करेंगे। ठीक है, तो प्रदूषक क्या होगा? जो प्रदूषण को पैदा करें उनको क्या बोलेंगे? प्रदूषक बोलेंगे। ठीक है, और प्रदूषण किसे बोलेंगे? वातावरणीय घटकों के क्या हो जाएगा? भौतिक, जैविक, रासायनिक गुणवत्ता में अवांछनीय परिवर्तन आना क्या बोलेंगे? उसे प्रदूषण बोलेंगे। ठीक है, तो लिखो जरा इसे, प्रदूषण क्या होता है? लिखो। पर्यावरण के विभिन्न घटकों में, पर्यावरण के विभिन्न घटकों में पर्यावरण के विभिन्न घटकों में भौतिक, जैविक तथा रासायनिक, भौतिक, जैविक तथा रासायनिक गुणवत्ताओं में अवांछनीय मतलब अनडिजायरेबल, इस तरीके से लिख लो, अवांछनीय, और इसको इंग्लिश में लिखने का अनडिजायरेबल। अवांछनीय परिवर्तन होना, अवांछनीय परिवर्तन होना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कहलाता है। और ऐसे अवांछनीय तत्व जो प्रदूषण के लिए, और ऐसे अवांछनीय तत्व जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक ब्रैकेट में लिखना पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। प्रदूषक ब्रैकेट में पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और देखो, जो ये परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अकॉर्डिंग। वहां पे नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यह परिभाषा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 1986 के द्वारा दी गई है, ठीक है बेटा, हो गया था। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषकों का वर्गीकरण। तो प्रदूषण बाद में, पहले प्रदूषक पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि सारा खेल किसका है? प्रदूषक का। जो प्रदूषण कर रहे हैं सारा खेल नहीं है, तो पहले प्रदूषण के बाद। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स मतलब क्या हो जाएगा? हिंदी में लिखो इसको, प्रदूषकों का वर्गीकरण। प्रदूषकों का वर्गीकरण, प्रदूषकों का वर्गीकरण। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे आगे। तो इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। चार वर्गों में विभिन्न आधारों पर, 4 वर्गों में विभिन्न आधारों पर बांटा गया, विभिन्न आधारों पर बांटा गया। पहला लिखो यहाँ पे, स्वरूप के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। तो नंबर 1 करके लिखो, स्वरूप के आधार पर। स्वरूप के आधार पर, और जिसको इंग्लिश में लिखना वो लिखो, द फॉर्म इन विच they exist, the form in which they exist। स्वरूप के आधार पर। अगला लिखो, निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। बी पॉइंट लिख लेना इसको, निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। नेचर ऑफ डिस्पोजल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल। अगला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हाँ, सी वाला लिखो, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, ब्रैकेट में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। चौथा है भौतिक अवस्था के आधार पर,
भौतिक अवस्था के आधार पर on the basis of physical form, on the basis of physical form, ठीक है। तो ये चार आधार हैं प्रदूषकों को विभाजित करने के। क्या है? चार आधार हैं प्रदूषकों को विभाजित करने के। पहला आधार क्या है बेटा? स्वरूप के आधार पर। दूसरा आधार क्या है? निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। तीसरा आधार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा आधार क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है। तो पहला स्वरूप के आधार पर, इसके आधार पर क्या होगा? प्राइमरी पॉलिटेंट एंड सेकेंडरी पॉलिटेंट। ठीक है। सुन लो पहले, जो स्वरूप है उसके आधार पर क्या होगा? प्राइमरी पॉलिटेंट मतलब प्राथमिक प्रदूषक और सेकेंडरी पॉलिटेंट मतलब द्वितीय प्रदूषक। फिर है निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। इसके आधार पर भी दो प्रकार के होंगे। पहला क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल मतलब जैव निम्नीकरण, और अगला टाइप क्या होगा? नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब अजैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, सॉरी जैव अनिम्नीकरण या जैव अनअपघटनीय। इस तरीके से नाम थोड़े हिंदी में टफ होते हैं। ठीक। अगला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। ठीक। तो इसमें क्या होगा? नेचुरल पॉलिटेंट मतलब प्राकृतिक प्रदूषक, और अगला क्या होगा? एंथ्रोपोजेनिक पॉलिटेंट मतलब मानवीय स्रोतों के आधार पर या मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर जनित प्रदूषण। ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर क्या होगा? इसमें भी दो प्रकार के होंगे। पार्टिकुलेट मैटर मतलब कणकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर मतलब कणकीय पदार्थ। दूसरा क्या होगा? गैसियस पॉलिटेंट यानी कि गैसीय प्रदूषण। ठीक है। तो केवल आज इनके टाइप लिख लो, फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे स्वरूप के आधार पर लिखो नंबर 1 क्या होता है, नंबर 2 क्या होता है, लिखो फटाफट लिखो। टाइम देकर कुछ बच्चे जाने की सोच रहे थे, मुझे लगा। चलो पहले स्वरूप के आधार पर लिखो, और यहाँ पे इस तरीके से लिख देना। जहाँ पे स्वरूप के आधार पर लिखा है यहाँ पे लिखो नंबर 1 और नंबर 2 करके मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखो। चलो स्वरूप के आधार पर लिखो। प्राथमिक प्रदूषक, ये टेबल पहले कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, पहले ये टेबल याद होनी चाहिए, तो टेबल कंप्लीट करो। तो स्वरूप के आधार पर इसमें लिखो नंबर 1 प्राथमिक प्रदूषक, और इंग्लिश वाले लिखो प्राइमरी पॉलिटेंट, प्राइमरी पॉलिटेंट। नंबर 2 लिखो स्वरूप के आधार पर द्वितीय प्रदूषक, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पॉलिटेंट। हो गया बेटा, इतना हो गया। अब आ जाओ इस पे बी वाले में, निस्तारण की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोज करना मतलब खत्म करना। ठीक है, तो निस्तारण की प्रकृति के आधार पर इसमें नंबर 1 करके लिखो जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण। और इसी के लिए अगला नाम इस्तेमाल होता है। पहले जैव निम्नीकरण लिखो, ब्रैकेट में लिखो जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय, जैव अपघटनीय। अब ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लो बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल। ठीक, बायो का मतलब क्या होगा कि सूक्ष्म जीव उसका निस्तारण करेंगे, सूक्ष्म जीव उसको डिकम्पोज करेंगे, तो मीन्स बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, अब इसी में अगला दूसरा है नंबर 2 लिखो जैव अनअपघटनीय, जैव अनअपघटनीय, जैव अनअपघटनीय। ब्रैकेट में लिखो नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है बेटा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इसमें नंबर 1 प्राकृतिक प्रदूषक, प्राकृतिक प्रदूषक। और इसमें नंबर 2 लिखो मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप जनित प्रदूषक, मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप
मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप जनित मतलब बनने वाले जनित प्रदूषक। चौथे वाले में टी वाले में भौतिक अवस्था के आधार पर, तो इसमें लिखो नंबर 1 कणकीय पदार्थ, कण इस तरीके से पहले ये इतना लिख लिया, ये वाला बन के सब देखो यहां पे लिखो नंबर 1 इसमें कणकीय पदार्थ, कणकीय पदार्थ, और इसमें लिखो, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए लिखा रहा हूँ कि मैं अब आगे इसको इंग्लिश में बताऊंगा पार्टिकुलेट मैटर, बार बार कणकीय बोलना मेरे लिए मुश्किल होगा, ठीक। तो पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं पीएम, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पार्टिकुलेट मैटर, पीएम स्टैंड्स फॉर एयर पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। तो पीएम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, P फॉर पार्टिकुलेट, M फॉर मैटर, ठीक। Doesn't mean that it is a prime minister, it is particulate matter। अगला है वहां पे लिखो गैसीय प्रदूषक, नंबर 2 इस वाले में लिखो भौतिक अवस्था के आधार पर गैसीय प्रदूषक, गैसीय प्रदूषक, और उसको इंग्लिश में लिखो गैसियस पॉल्यूटेंट, गैसियस पॉल्यूटेंट्स, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल स्टार्ट करते हैं, वरना आज सैचुरेशन की फेज में आ जाओगे। टाइम भी हो गया।